Hello student, welcome to Dakshina E-Classroom. We are going to discuss FST 70 पेपर नंबर 2. आई होप कि आपने ये पेपर अच्छा किया होगा. देखिए क्वेश्चन 1 में पूछा गया है कि चूज द इनकरेक्ट ऑर्डर, राइट? चूज द इनकरेक्ट ऑर्डर इन क्वेश्चन 1 में. देखिए तो अब केस क्या है कि इसमें देखो आप पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर. तो थर्मल स्टेबिलिटी इन्होंने कंसीडर किया हुआ है पेरोक्साइड ऑफ एल्कालिन अर्थ मेटल. तो कैसे कंसीडर किया जाए इसमें देखिए, एट द साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, एट द साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस the stability of peroxide is also going to increase. Thermal stability is also going to increase. ऐसा क्यों होगा इस बात को समझना, बिकॉज जो साइज है ऑफ एनायन है यानी कि पेरोक्साइड आयन का साइज है वो लार्जर है. तो लार्जर एनायन विल बी मोर कंपेटेबल विद द लार्जर कैटायन. आपस में जो लैटिस फॉर्म करेंगे वो स्टेबल लैटिस फॉर्म करेगा. जो इसी तरीके से स्मॉलर कैटायन और स्मॉलर एनायन की कहानी होती है. तो यहाँ पे केस क्या देखने को मिलेगा कि जो है ये जो लैटिस फॉर्म करेगा लार्जर कैटायन और लार्जर एनायन, इसका लैटिस स्ट्रॉन्गर होगा. यानी कि मैं बोल सकता हूं कि द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दिस बेरियम पेरोक्साइड इज ग्रेटर देन स्ट्रोंशियम, इज ग्रेटर देन कैल्शियम एंड सो ऑन. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. वी हैव टू गो फॉर द इनकरेक्ट ऑप्शन. बी की बात करें तो इन्होंने मेंशन किया है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर लिथियम फ्लोराइड, देन दे हैव मेंशन सोडियम फ्लोराइड ग्रेटर देन पोटेशियम फ्लोराइड, ग्रेटर देन रुबिडियम फ्लोराइड, इज ग्रेटर देन सीजियम फ्लोराइड. होगा क्या ऐसा? देखो आप इसमें बात करें तो इस केस में क्या देखने को मिलेगा, नो डाउट फ्लोराइड ये जो फॉर्म करेगा लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, इसमें अगर हम लोग इधर जाए इस साइड में जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि एज अ साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस जो आयनिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज कर जाएगा. आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है. ये जो है लिथियम फ्लोराइड जो है आपको कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा. तो इसको डिसॉल्व सॉल्युबिलिटी इन द वाटर बोला है. तो जो इस केस में क्या देखने को मिलेगा, जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका जो है ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उस केस में. तो सीजियम फ्लोराइड का ज्यादा होगा कंपेयर टू रुबिडियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड का पोटेशियम फ्लोराइड से ज्यादा होगा, पोटेशियम फ्लोराइड का सोडियम फ्लोराइड से ज्यादा होगा. तो ये केस हम लोग देख पाते हैं कि अगर कंसीडर आप करोगे ये जो आयनिक कैरेक्टर गेन कर रहा है ना, जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं आयनिक कैरेक्टर गेन कर रहा है, और जब आयनिक कैरेक्टर गेन कर रहा है तो उस केस में ज्यादा आयनिक कैरेक्टर ये गेन करेगा, आयनिक कैरेक्टर इसके पास ज्यादा होगा. और जो है एज अ लाइक डिसॉल्व लाइक, इस केस में जो वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी सीजियम फ्लोराइड की होगी, ना कि लिथियम फ्लोराइड की होगी. नेक्स्ट सी ऑप्शन देख लो, यानी कि बी इज इनकरेक्ट. बी इज इनकरेक्ट. और जो है और देखते हैं हम लोग क्या केसेस है. आयनिक कैरेक्टर की बात की गई है. आयनिक कैरेक्टर देखो बेरियम फ्लोराइड, सही बात है. डाउन द ग्रुप आप देखोगे कि जैसे जैसे साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज करेगा जो आयनिक कैरेक्टर है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज. फजांस रूल, ठीक है, एज पर फजांस रूल द साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस द आयनिक कैरेक्टर इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज. तो ये ऑप्शन करेक्ट है. डी की बात करें तो डी में बोला है कि बेसिक नेचर. डाउन द ग्रुप वंस अगेन द बेसिक नेचर. डाउन द ग्रुप जैसे ही जाओगे तो जो बेसिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होते जाएगा. मैग्नीशियम ऑक्साइड का ज्यादा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड के स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, देन ग्रेटर देन बेरियम ऑक्साइड. ये ऑर्डर जाएगा. तो हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो ओनली इनकरेक्ट ऑप्शन इज बी. ठीक है, क्लियर है. क्वेश्चन 2 के लिए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग और इज द पैरामैग्नेटिक इन द नेचर. कैसे पहचाना जा सकता है? तो इसमें जो स्पीसीज है आपको मतलब एक तरीके से पैरामैग्नेटिक आने के लिए ये जो इन्होंने मेंशन किया है, नेम मेंशन किया है और का, उसका फॉर्मूला भी आना चाहिए, तभी हम लोग जो है इसके बारे में बता सकते हैं. तो बॉक्साइट किसका होता है? बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का. ठीक है, बॉक्साइट जो हम लोग कंसीडर करते हैं दिट इज द ओर ऑफ एल्युमिनियम. ठीक है, ये बस आइडिया रहना चाहिए आपको, एग्जैक्ट तो नहीं जरूरी है. क्रोमाइड की बात करें तो क्रोमाइड में हमारा जो है क्रोमियम और FeO2, क्रोमियम और बोल दो आयरन का मिक्स ऑक्साइड है. कहीं ना कहीं ये जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, क्रोमियम हो गया या आयरन हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग पैरामैग्नेटिक नेचर शो करा सकते हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ द क्रोमियम एंड आयरन. इस केस में नहीं देखने को मिलेगा. ठीक है, उसी तरीके से आपको क्रायोलाइट मेंशन किया गया. तो क्रायोलाइट के केस में इसका जो फॉर्मूला जाता है दैट इज Na3Al(F6), ये होगा Na3Al(F6). सही है, ये क्रायोलाइट है. क्रायोलाइट के केस में भी आप देखोगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं है. ठीक है, एल्युमिनियम में भी, बॉक्साइड में भी डी ब्लॉक का एलिमेंट्स नहीं होगा. देन अगर बात करें जिंक ब्लेंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ZNS को बोलते हैं जिंक ब्लेंड. ZNS डी ब्लॉक का तो है बट यहाँ पे जो है 3D10 कॉन्फ़िगरेशन के साथ में. तो वन सेकेंड ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा. एक ही पैरामैग्नेटिक पॉसिबल हो सकता है दैट इज क्रोमाइड, बिकॉज ऑफ द क्रोमियम एंड आयरन प्रेजेंस इन द कोर. तो यही हम लोग का पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा. तो बी विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर
2। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हैव पेयरिंग एनर्जी इज लोअर देन स्प्लिटिंग एनर्जी। किस केस में पेयरिंग एनर्जी लोअर होगा? अब देखो आप फोकस करो कि शुरू के ए बी सी ये 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, 3D सीरीज के मेटल्स हैं, और इसके साथ जो लिगेंड यूज किया गया, फ्लोरीन हो गया, वाटर हो गया, दे आर वीक फील्ड लिगेंड। तो अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या हम लोग देखते हैं कि जो स्प्लिटिंग कम होती है, स्प्लिटिंग जो है कम होती है, तो ये जो है स्प्लिटिंग नहीं करा पाता है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग नहीं करा पाएगा। तो केस वही बोला जाता है, कब ये होता है कि स्प्लिटिंग नहीं, स्प्लिटिंग एनर्जी इस केस के लिए, स्प्लिटिंग एनर्जी मैं ऐसे लिख सकता हूं, स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, किस केस के लिए? जब वीक फील्ड लिगेंड लिया जाएगा, और वीक फील्ड लिगेंड है ही, इसमें फ्लोराइड हो गया, वाटर हो गया, तो स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। किस केस के लिए मैं बोल सकता हूं? 3D सीरीज के लिए। लेकिन यहाँ पे एक 4D सीरीज का भी दिया हुआ है, दैट इज RuF6 रुथेनियम फ्लोराइड। इस केस में क्या होगा देखो आप, तो 4D सीरीज का जब एलिमेंट्स हम लोग कंसीडर करते हैं, 4D सीरीज का है, इस केस में ये भी जो लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा तो इस केस में क्या देखोगे आप, जो स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग एनर्जी ये ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा पेयरिंग एनर्जी से। इसमें पेयर करना ज्यादा पसंद करेगा। इस केस में स्प्लिटिंग एनर्जी लोअर होगा, इस केस में स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा। तो हम लोग किस केस के लिए जा सकते हैं? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए तो 1 मोल वाटर इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 0.0 atm. They have mentioned the corresponding reaction. The water vapor pressure of H2O liquid at 27 degree Celsius. They have mentioned 30.4 torr. इसकी कोई जरूरत नहीं है उतना. The correct value of for the given parameter for this change is R. पहला केस देखें तो पहला इन्होंने मेंशन किया है, मतलब H2O लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, H2O लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है H2O गैस में, वेपर में। ठीक है, अब समझना इस बात को। पहले बोला है कि डेल एस सिस्टम इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा। क्या डेल एस सिस्टम की बात करें तो ऑब्वियसली इसको हीट दिया जा रहा है तभी ये पॉसिबल है। जब हम लोग हीट दे रहे हैं तभी ये जो है लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो डेल एस सिस्टम इज गोइंग टू बी द पॉजिटिव, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, उसके अलावा क्या मेंशन किया गया? डेल एस सिस्टम इज पॉजिटिव। ठीक है, डेल एस सिस्टम इज इक्वल टू पॉजिटिव। सही है क्या? हाँ बिल्कुल, बिकॉज देखो आप समझो इस बात को, ये लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो एंट्रोपी इज गोइंग टू इंक्रीज ना, तो डेल एस सिस्टम इज आल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव। सी की बात करें तो सी में इन्होंने मिलता है कि डेल एस जी सिस्टम इज इक्वल टू 0। हाँ, ये क्यों 0 होगा? बिकॉज जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम लोग का पता है कि डेल जी सिस्टम इज गोइंग टू बी द 0, और उसके साथ साथ मैं बोल सकता हूँ डेल एस इनवर्स इज इक्वल टू 0। डेल एस इनवर्स इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे डेल एस इनवर्स इन्होंने दिया है पॉजिटिव, वो गलत होगा। डेल एस इनवर्स इज गोइंग टू बी 0। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी, दिस 3 ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या मेंशन किया? क्यूबिक क्रिस्टल इज एफसीसी। ठीक है, तो एफसीसी बनाया हुआ है जिसमें कि ए को प्लेस किया, एफसीसी क्यूबिक क्लोज पैकिंग ऑफ एफसीसी। समझना इस बात को, कहाँ कहाँ इसमें पोजिशनिंग जाएगा? तो ये गया एज पे। ठीक है, एज पे प्लेस कर दिया गया। उसके अलावा एफसीसी है तो फेस पे जाएगा, 1 2 3 इस तरीके से फेस पे चला जाएगा, फेस पे चला जाएगा 6 एटम। और जो बी है, बी एटम को कहाँ रखा गया? बी ऑक्यूपाई द बॉडी सेंटर, जो बॉडी सेंटर होगा इसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, और साथ साथ में एज सेंटर, यहाँ पे जो एज है वहां पे ऑक्यूपाई किया है। अब इसके फॉर्मूला की बात करते हैं। पहला ऑप्शन इन्होंने बोला है तो हम लोग को कैलकुलेट करना है द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ सॉलिड ए। तो पहले नंबर ऑफ एटम काउंट कीजिए, ए का काउंट करें हम लोग। ए का क्या कर लिया है? कॉर्नर लिया है, तो 1/8 इंटू 8 हो गया, और प्लस जो है फेस से आया है तो 6 इंटू 1/2। अब देखो इसमें 3 एटम ये और 1 एटम ये, यानी कि ये हो जाएगा 4। बी की बात करें तो बी एज पे, बी एज पे और एक बॉडी सेंटर है, तो बॉडी सेंटर का तो पूरा आ जाएगा। एज सेंटर की बात करें तो हर एज को कवर करने के लिए आपको 4 क्यूब्स रखना पड़ेगा। 4 हो जाएगा एक एज के लिए, बिल्कुल। तो हमारे पास कितने एजेस हैं इसको देख लो आप, 12 है, 12 है, तो 12 इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू 3 + 1 4 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा A4B4, सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा ए बी, सिंपल फॉर्मूला सॉलिड का ए बी हो जाएगा। और देयर आर 4 AB फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल। हाँ सही है, बिकॉज यहाँ पे 4 आएगा, तो ए बी तो करेक्ट है।
जो है बात करते हैं सी डी का। सी में बोला है द बी एटम कैन टच ईच अदर। बी एटम कहां पे लाइज कर रहा है? बी लाइज कर रहा है यहाँ पे और एज पे लाइज कर रहा है, ठीक है। बी एटम एज पे लाइज कर रहा है। यहाँ पे इन्होंने एक इंफॉर्मेशन दिया है दैट आरबी इज ग्रेटर, आरबी बाई आर ए इज इक्वल टू 0.414। ये एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल वाइड है, एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल वाइड है। तो टेट्राहेड्रल वाइड है तो बी के केस में अगर आप कंसीडर करो, थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करते हैं। ये तो रहा हम लोग का ए एटम, ठीक है, ये रहा ए एटम, यहां पे रहेगा बी, ठीक है, इसको टच करते हुए रहेगा, यहां पे रहेगा बी और यहां पे रहेगा बी, ठीक है। तो बी के केस में देखो आप कैसे कंसीडर कर रहे हैं। बी के केस में बिकॉज देखो साइज ऑफ जो कैटायन है आर ए, मैं ये लिख सकता हूं ना कि आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, आर ए इज ग्रेटर देन आर बी। तब इन दैट केस बी जो है आपस में टच नहीं कर सकते। आर ए ग्रेटर देन आर बी है तो बी आपस में नहीं टच कर सकते, ठीक है, क्योंकि उनके बीच जो वॉइड बना रहेगा वॉइड में एंटर करेंगे, वॉइड में एंटर कर रहे हैं तो ये आपस में टच नहीं करेंगे। ए की जहां तक बात करें ये आपस में टच कर सकता है। कैसे? तो देखो ये परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 0.414 परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल वॉइड को रिप्रेजेंट करता है। तो ए आपस में टच कर सकते हैं, ए का जो है आपस में टच कर सकते हैं, जो भी है फेस सेंटर वाला, जैसे यहाँ पे मैं ड्रा करूं तो ये चूंकि परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट कर रहे हैं तो इन दैट सिनेरियो आप क्या देखोगे कि ए आपस में, जैसे ए एटम हो गया, ए यहाँ पे ये हो गया, ये आपस में टच करेंगे। बी नहीं कर सकता है। बी इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि आर ए का जो साइज है, आर ए का जो ए का रेडियस है वो ज्यादा है बी के रेडियस से, इस वजह से बी नहीं टच करेगा। ए विल गोइंग टू टच इच अदर, यानी कि डी विल बी करेक्ट। इस केस में आप ऑप्शन ले सकते हो ए, बी एंड डी विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो इसमें आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ शोइंग ज्योमेट्रिकल एज वेल एज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा है केस जिसमें कि दोनों ऑब्जर्व किया जा सकता है, ज्योमेट्रिकल एज वेल एज द ऑप्टिकल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो पहला केस देखो ऑप्शन ए में, ठीक है, ये रहा कायरल सेंटर। देखो आप इसको कायरल सेंटर कंसीडर किया जा सकता है। तो इस कायरल सेंटर के अलाउंग आप जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज ऑब्जर्व कर सकते हो। जहां तक बात करें इस डबल बॉन्ड के अलाउंग, इसके अलाउंग भी हम लोग सिस और ई और जेड देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग ई जेड की पॉसिबिलिटीज है और यहाँ पे आर और एस की पॉसिबिलिटी। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके अलाउंग चारों ग्रुप डिफरेंट है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो ई जेड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो ई जेड के अलाउंग इसमें मींस ए के केस में हम लोग जो है दोनों चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल एज वेल एज द ऑप्टिकल। बी ऑप्शन की बात करें तो बी का केस कुछ ऐसे है, हाइड्रोजन यहाँ पे, मिथाइल यहाँ पे ग्रुप है और यहाँ पे CH3 ग्रुप है। यहां से कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन और मिथाइल, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बस कंफ्यूज करने के लिए मिथाइल रख दिया और ये भी मिथाइल ग्रुप है। तो दो ग्रुप तो सेम हो गए ना। अगर दो ग्रुप सेम हो गए तो कायरल सेंटर तो ये नहीं हुआ, कायरल सेंटर नहीं है, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता। हाँ, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, सिस ट्रांस भले ऑब्जर्व करो इस डबल बॉन्ड के अलावा, ये पॉसिबल है, बट हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज नहीं ऑब्जर्व कर सकते। तो बी इज नॉट गोइंग टू बी आवर करेक्ट ऑप्शन। देन सी देखो, आप सी के केस में ऑब्जर्व करो, बाइफिनाइल वाले केसेस भी डिस्कस में आए थे। तो यहाँ पे जब डिस्कशन इसको किया गया था तो बोला गया था कि अगर यहाँ पे बल्कियर ग्रुप प्रेजेंट हो इस केस में, या NO2, ठीक है, बाइफिनाइल हो, और यहाँ पे क्या होगा कि ये एक प्लेन में नहीं रहेंगे, और एक प्लेन में नहीं रहेंगे तो इनके बीच में हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं देख सकते। ये मॉलिक्यूल भी अगर कंसीडर किया जाए, दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। जहां तक बात करें सिस और ट्रांस की, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसके अलावा ई और जेड देख सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज देख सकते हैं, और पूरा जो बाइफिनाइल ग्रुप है वो हम लोग केसेस कंसीडर किए थे स्टीरियो आइसोमेरिज में। ट्राइफिनाइल के केस में उल्टा हो जाएगा, ट्राइफिनाइल में हम लोग जो है देखेंगे, क्योंकि ये दोनों रिंग प्लेन में नहीं रहेंगे, ये कुछ ऐसे उठा रहेगा, ये जो रिंग है ये आउट ऑफ प्लेन रहेगा, इस वाले बेंजीन रिंग से आउट ऑफ प्लेन रहेगा, ठीक है, ये आउट ऑफ प्लेन रहेगा। तो इस तरीके से रहेगा ओरिएंटेशन। तो सी ऑल्सो, इन सी ऑल्सो वी कैन ऑब्जर्व ज्योमेट्रिकल एज वेल एज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज। देन इन द केस ऑफ डी, दे हैव मेंशन्ड, इस केस को देखो आप, ठीक है, इस केस को कंसीडर किया जाए, NH, यहाँ पे NH ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जो मिथाइल अटैच है ना, इसकी वजह से देखा जा सकता है, ठीक है। ये जो मिथाइल है या तो एबव द प्लेन हो सकता है, सेम साइड में हो सकता है, या अपोजिट साइड में होगा। सेम साइड में होगा तो सिस फॉर्म होगा, और अपोजिट साइड में होगा तो ट्रांसफॉर्म दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी GI एज वेल एज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज दोनों देखा जा सकता है। तो डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा A, C, D
विल बी करेक्ट। ठीक है, ए सी डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि सेलेक्ट द रिएक्शन विद द करेक्ट मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोब्यूटेन लिया, दिस इज आवर आइसोब्यूटेन, इसको इन्होंने ट्रीट किया है क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ H में, और बोला गया है कि टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड यानी कि ये प्रोडक्ट फॉर्म किया। देखो आप, ये करेक्ट है क्या, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, याद है सेलेक्टिविटी का ऑर्डर, सेलेक्टिविटी हम लोग जब कंसीडर करते थे तो ये प्राइमरी का 1 रहता था, 1 लिए थे, इसको 3.5 सेकेंडरी का और इसको 5 लिए थे। ठीक है, अब इस बेसिस पे कंसीडर किया जाए तो जो हम लोग का ये वाला केस है, प्राइमरी वाला केस कंसीडर करो। प्राइमरी जो कार्बन है, प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी हाइड्रोजन 9 है। हम लोग क्या करते थे, इसको कैलकुलेट करने के लिए, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू देयर सेलेक्टिविटी रेशियो, यही तो करते थे। तो टोटल इसमें 9 है तो 9:1 आएगा, और जब बात करें 3 डिग्री एक प्रेजेंट है तो 3 डिग्री के केस में 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो परसेंटेज होगा 1 डिग्री का 9/15 होगा, 9/15 होगा। और जब बात करेंगे इसके लिए 9/14, अगर बात करें ये 1 डिग्री के केस के लिए, मैं इसकी बात करूं, इस क्लोरीन यहां से अगर क्लोरीन जुड़ता है तो सेकेंड केस में अगर मैं 3 डिग्री पे क्लोरीन को जोड़ता हूं तो ये जो परसेंटेज आएगा 3 डिग्री वाले केस में, यानी ये जो प्रोडक्ट आ रहा है इसका जो परसेंटेज होगा ये हो जाएगा 5/14, विच इज ग्रेटर, ये ग्रेटर है, यही मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा। क्योंकि क्लोरीनेशन इज नॉट सो सिलेक्टिव, उतना सिलेक्टिव नहीं है, वो 3 डिग्री के लिए वेट करेगा, वो देखेगा कि 1 डिग्री इजिली अवेलेबल है, 1 डिग्री के साथ रिएक्ट कर जाएगा, इसीलिए ये ऑर्डर जाता है। अब यहाँ पे 1 डिग्री के हाइड्रोजन ज्यादा, इस वजह से आपको 1 डिग्री वाले प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी। तो ऑप्शन ए गलत हो जाता है इस केस में। देखो आप, ऑप्शन ए इज रॉन्ग, यहाँ पे नहीं फॉर्म करेगा, मेजर प्रोडक्ट नहीं फॉर्म करेगा। हाँ, प्रोडक्ट के अंदर ये भी प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, बट इट इज गोइंग टू बी माइनर, नॉट मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, सोडियम प्रोपनोवेट लिया गया, सोडियम प्रोपनोवेट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA, इसको ट्रीट किया इन्होंने किसके साथ में, इलेक्ट्रोलिसिस कराया है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस है। तो यहां पे क्या होगा कि ये डीकार्बोक्सिलेशन में जाएगा, रेडिकल जनरेट करेगा, और जब रेडिकल जनरेट करेगा तो ये जो है बाद में ये डाइमराइज होकर फॉर्म करेंगे ब्यूटेन। ठीक है, एक कार्बन कम होगा, ये कार्बन नहीं रहेगा, ये तो CO2 में एलिमिनेट हो जाएगा ना, तभी तो ये जनरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन्होंने क्या मेंशन किया, हेक्सेन, हेक्सेन, ये गलत है, दिस इज गोइंग टू गिव ब्यूटेन। सी की बात कर लेते हैं, तो सी में टॉल्विन लिया है, टॉल्विन को इसको ट्रीट किया NBS के साथ में, N ब्रोमोसक्सिनमाइड, हम लोग को पता है कि एल्लाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन कराएगा और ये फॉर्म कर लेगा CH2Br। इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है किसके साथ में, अक्वस मॉइस्ट अक्वस Ag2। ये तो रिएक्शन हम लोग पढ़े थे कि एल्काइल हैलाइड को अगर एल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो इस रिएक्शन को कराया जा सकता है, और ये फॉर्म कर लेगा बेंजाइल अल्कोहल, दिया हुआ है बेंजाइल अल्कोहल, सही। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डी की बात कर लेते हैं, तो डी में इन्होंने क्या मेंशन किया है, 2-हेक्सीन, दिस इज आवर 2-हेक्सीन। देखो 1 2 3 4 5 6, इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट किया गया। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4, तो प्रोडक्ट क्या दिया हुआ, इन्होंने बोला कि 3-हेक्सेनॉल फॉर्म देगा, 1 2 3 4 5 6, 3-हेक्सेनॉल। क्या सही है क्या? एक बार मैग्नीज के थ्रू देखो आप, ये इसको प्रोटोनेट करेगा, तो 2 बेसिस पे हो सकता है, या तो अगर प्रोटॉन यहाँ पे जाके जुड़ता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर इसके लिए आप काउंट करोगे 2 + 2 4, लेकिन अगर मैं प्रोटोनेशन यहाँ पे कराता हूँ, समझना इस बात को, प्रोटॉन यहाँ पे जाएगा तो इसके लिए 3 + 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो प्रोटोनेशन यही फेवर किया जाएगा, दूसरा नहीं फेवर किया जाएगा। अगर 5 अल्फा हाइड्रोजन है तो इन दैट केस ये प्रोडक्ट ना आके प्रोडक्ट क्या फाइनली आएगा, देखना आप ध्यान से, ये प्रोडक्ट आपको देगा 2-हेक्सेनॉल, 3-हेक्सेनॉल नहीं होगा। तो इन दैट केस अब जो है ऑप्शन हमारा एक ही बच जाता है, दैट सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के केस में देखते हैं, तो इन द 8 क्या मेंशन किया है, सेलेक्ट द करेक्ट रिएक्शन शोइंग द मेजर प्रोडक्ट। वंस अगेन यही केस है, देखो आप फर्स्ट के केस में इन्होंने लिया था, ए के केस में मैं दिखा भी देता हूं, क्रोमियम ऑक्साइड लिया हुआ है इन द ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो होगा क्या इस केस में, CH2CHOH CH3। ठीक है, तो अब इसको अगर क्रोमियम ऑक्साइड के साथ ट्रीट किया जाए तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करके कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में विदाउट अफेक्टिंग द डबल बॉन्ड। ठीक है, ये इसको कन्वर्ट कर देगा कीटोन में, ये फॉर्म कर जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी की बात करें तो बी में इन्होंने PCC लिया है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट,
पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ अगर इसको ट्रीट किया जाए, हम लोग को पता है कि 1 डिग्री अल्कोहल देता है एल्डिहाइड, तो यहाँ पे आपका एल्डिहाइड फॉर्म करके आएगा, ठीक है, C11OH, इस तरीके से एल्डिहाइड 1 2 3 4 1 2 3 4, तो एल्डिहाइड फॉर्म करके आएगा। लेकिन इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने जो है बनाया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं फॉर्म कर गया। पीसीसी हम लोग को पता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। केमिनोफोर लेते तो भले हो सकता था, बट पीसीसी के केस में आप नहीं देखोगे, तो दिस इज इनकरेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। सी की बात करते हैं तो सी के केस में क्या है, CH3 CH2 OCH3, इसको ट्रीट किया इन्होंने K2Cr2O7 के साथ में इन द एसिडिक मीडियम, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको ईथर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है और ये कन्वर्ट कर देता है इसको CH3COH में, यानी कि एथेनोइक एसिड। डी की बात करें तो डी में हम लोगों ने केमेनोफोर यूज किया, और इसके लिए मैंने बोला था कि इस वाले बेंजाइलिक कार्बन पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो इन दैट केस इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, बॉन्ड नोड सभी ब्रेक हो जाएंगे और इसको कन्वर्ट कर देगा फाइनली बेंजोइक एसिड में, जो कि हम लोग का ऑप्शन में दिया है। तो सी इज ऑल्सो करेक्ट, डी इज ऑल्सो करेक्ट। इस केस में हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ए, सी एंड डी, दिस 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के लिए। ये जो है इसमें एक डिफरेंट वे से क्वेश्चन पूछा गया। इसमें क्या दिया है, कॉलम 1 जिसमें शुगर मॉलिक्यूल्स दिए हैं, कॉलम 2 में जो प्रॉपर्टीज है शुगर की, इन शुगर की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब आपको करना क्या है, इन्होंने क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर कॉलम को लेकर क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो थोड़ा सा एक तरीके से आप मैट्रिक्स मैच सिंगल करेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको इन्होंने मर्ज किया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसमें पहला इन्होंने क्या मेंशन किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज ऑल करेक्ट कॉम्बिनेशन कंसीडरिंग लिस्ट फर्स्ट एंड द लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट इज दिस वन, लिस्ट सेकंड इज दिस वन। आते हैं बात करते हैं 1 by 1 ऑप्शन। तो फर्स्ट बात करते हैं माल्टोज, मैंने स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर दिया सच दैट हम लोग इसको फटाफट सॉल्व करते जाए, स्ट्रक्चर आना चाहिए और उसका जो है यूनिट सबसे पहले आपको ध्यान में रहना चाहिए कि विच यूनिट आर यूजिंग फॉर द शुगर मॉलिक्यूल, कौन कौन सी यूनिट यूज किए गए, मोनोमर्स कौन कौन से हैं। तो आइए बात करें इसमें फर्स्ट, एक एक केस में फर्स्ट मैच कराया है इन्होंने, माल्टोज को मैच कराया पी के साथ में। इट्स सो म्यूटा रोटेशन पॉसिबल है क्या, म्यूटा रोटेशन दिखा सकता है कंपाउंड, क्या होना चाहिए इसके लिए, हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो हम लोग एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, इसमें क्या होना चाहिए, ये हेमी एसिटल फॉर्म में रहना चाहिए। यानी कि देख लो आप OR और OH ग्रुप, कार्बन से जो जुड़ा हुआ ग्रुप हो OR और OH फॉर्म में रहे, है भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है P हो सकता है, क्यों दिया हुआ है, टॉलरेंस रिएजेंट, रिड्यूस द टॉलरेंस रिएजेंट। जो भी म्यूटा रोटेशन शो कर सकता है ना, म्यूटा रोटेशन जिसमें भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, दैट इज गोइंग टू शो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, बिकॉज जो है एल्डिहाइडिक फॉर्म में जाएगा और वहां से टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट दे सकता है। तो Q इज ऑल्सो करेक्ट। R मेंशन किया है अल्फा डी ग्लूकोज, बिल्कुल सही है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज ही है। नेक्स्ट इसके बाद इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, एस के केस में क्या दिया है 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये गलत है। इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है 1 पोजीशन ही हो गया, 1,4 पोजीशन ही हुआ है, 1 2 3 4th पोजीशन पे गया, तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, यानी फर्स्ट नहीं हो सकता है। बी की बात करें तो जो है सेकेंड जो सुक्रोज मॉलिक्यूल है, इसको एस के साथ मैच करा है, एस इज 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है क्या, इसमें देखो 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसमें ग्लूकोज सुक्रोज मॉलिक्यूल में, ठीक है। आगे देखें इसमें, इसके अलावा अगर पॉसिबिलिटीज देखें क्या हो सकता है कि कहीं पॉसिबल टी मेंशन किया हुआ है, टी जो है हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज, यहाँ गलत है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज नहीं है, वो वहीं गलत हो जाता है, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। सी की बात करें तो सी में थर्ड को मैच कराया है, थर्ड क्योंकि एस के साथ मैच कराया है 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये भी गलत है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलेगा आपको इस केस में, तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, 1,2 नहीं है। देन उसके अलावा नेक्स्ट आप देखो जो है फोर्थ ऑप्शन के लिए जाते हैं, डी ऑप्शन के लिए, डी को मैच कराया फोर्थ में लिया लैक्टोज मॉलिक्यूल, और लैक्टोज मॉलिक्यूल के केस में दिया हुआ है पी, इट्स सो म्यूटा रोटेशन, बिल्कुल सही है, बिकॉज यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एनॉर्बिक कार्बन के आसपास में ये हेमी एसिटल फॉर्म में, तो इट विल शो म्यूटा रोटेशन। देन इसके अलावा क्या बोला है कि पी हो गया, क्यू दिया हुआ है, क्यू मेंशन किया इन्होंने, इट इज गिव्स टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, सही है, ये दोनों जो है पॉजिटिव देंगे। अब उसके बाद जो है क्या मेंशन किया है, टी, बीटा डी ग्लूकोज इज वन ऑफ द मोनोमर्स, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज है और दूसरा बीटा डी ग्लूकोज है, यानी कि यही कॉम्बिनेशन हमारा इस केस में करेक्ट होता है। तो 9th केस में आपका जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट हो जाएगा। 10th के लिए देखते हैं तो 10th में क्या पॉसिबिलिटीज है। 10th में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, है जी इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। पहले ऑप्शन देखते हैं
तो ऑप्शन ए में फर्स्ट को मैच कराया, फर्स्ट दैट इज और माल्टोज, इसको मैच कराया पी के साथ में, इट्सो म्यूटा रोटेशन सही है। क्यू दैट इज टॉलेंस रिएजेंट, ये भी सही है। आर 1,2 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज, ये गलत हो जाता है, ठीक है। आर अल्फा डी ग्लूकोज दिया हुआ है, ये भी सही है। और आई थिंक ये करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमसे इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है, ठीक है, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है। बी ऑप्शन के लिए जाते हैं। बी में सेकंड दिया हुआ है, दिस वन इज सेकंड, इसके साथ पी मेंशन किया है, इट इज इट्सो म्यूटा रोटेशन। पॉसिबल है क्या? कहीं पे भी ऐसा हेमी एसिटल के फॉर्म में नहीं है, चाहे कोई भी आप जो है एनॉर्बिक कार्बन कंसीडर करो, दिस इज आवर एनॉर्बिक कार्बन, ये जो है नहीं है। तो इस केस में आप क्या देखोगे, ये जो पी मेंशन किया है ना, इट्सो म्यूटा रोटेशन, वो नहीं पॉसिबल है। म्यूटा रोटेशन में यही होता है कि अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, बीटा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और कैसे होता है, ये अपने एल्डिहाइडिक फॉर्म में कन्वर्ट होके जाते हैं। पहले ये हेमी एसिटल फॉर्म में होंगे, जो भी हेमी एसिटल फॉर्म में होगा वो ओरिएंटेशन में चेंजेस दिखा सकता है, यानी कि अल्फा डी बीटा में कन्वर्ट हो सकता है, बीटा अल्फा में कन्वर्ट हो सकता है। बट उसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि उस कार्बन के अलॉन्ग म्यूटा रोटेशन पॉसिबल हो, राइट, तभी वो दिखाया जा सकता है, यानी कि हेमी एसिटल फॉर्म में हो। जैसे ये केस देख लो, ये दिखा सकता है, ये केस नहीं दिखा सकता है, इस केस में भी नहीं ऑब्जर्व कर सकते, ये केस में भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो जिसमें ऑब्जर्व कर सकते हो वही टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा, उसी को रिड्यूसिंग शोगर बोला जाएगा, वही म्यूटा रोटेशन भी शो करेगा। क्या देखना होगा आपको, सिंपली ये देखना होगा उस कार्बन एनॉर्बिक कार्बन पे इस तरीके से हेमी एसिटल फॉर्म। तो 10th के केस में हम लोग क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि बी इज इनकरेक्ट, बिकॉज जो है जो सुक्रोज मॉलिक्यूल अगर आप देखो दैट कैन नॉट शो म्यूटा रोटेशन, इट कैन नॉट शो म्यूटा रोटेशन, ठीक है। तो 10th के केस में बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम बनाया हुआ है इन्होंने। क्या दिया हुआ है, एक इन्होंने मैट्रिक्स मैच दिया हुआ है और उसके बेसिस पे इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो ये फॉर्म क्या है, गैस जो कि SO2 हो जाएगा, सिंपल सा केस है, ये गैस हमारा SO2 हो जाएगा। HgF4 को ट्रीट किया है O2F2 के साथ में, तो ये जनरेट कर देगा HgF6 और साथ में जनरेट कर देगा O2, ये तो पता है। N2O2 आपस में रिएक्ट करेंगे लाइटनिंग पर, तो ये जनरेट करेंगे NO, ठीक है। अब देखो इस केस में कि ए गैस जो कि हम लोग का SO2 था, Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो SO2Cl2 फॉर्म करेगा, ठीक है। बी जो गैस है हम लोग का HgF6 है, अगर इसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया जाए तो ये जनरेट करेगा HgO3, साथ में HF मॉलिक्यूल जनरेट करेगा। डी की बात करें, इस थर्ड की बात करें तो डी है NO, इसको अगर आप ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हो ये जनरेट करेगा आपको NO2, ठीक है। ए की बात करें, ए हमारा क्या है SO2, जो कि अगर ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाए कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो आपको देखने को मिलेगा कि SO3 फॉर्म कर रहा है, जो आगे जाकर देखोगे कि इससे जो है सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें मैच कराओ कौन कौन सा केसेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज इनकरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो इसमें पूछा है कि विच ऑप्शन हैज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन कंसीडरिंग द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। फर्स्ट को मेंशन किया है क्यू के साथ में, ऑल प्रोडक्ट आर प्लेनर। फर्स्ट देखो, फर्स्ट हमारा क्या है, SO2Cl2 जनरेट हुआ है, बोला है कि ऑल प्रोडक्ट्स आर प्लेनर, सही है क्या? ये देखो जाए SO2Cl2 की बात करें, SO2Cl2 ये होगा सल्फ्यूराइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं। प्लेनार तो नहीं होगा ना, ये टेट्राहेड्रल शेप लिए हुए, तो ये प्लेनार नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, वही पूछा भी है, राइट। जो हम लोग लकी हैं कि फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया, लेकिन और भी देख लिया हम लोग। सेकेंड को आर के साथ मैच कराया, सेकेंड क्या है हम लोग का, सेकेंड HgO3 फॉर्म किया और HF फॉर्म किया है, इसको आर के साथ मैच कराया। ऑल प्रोडक्ट्स आर पोलर, बिल्कुल HgO3 आपका पोलर मॉलिक्यूल होगा, बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होगा और टेट्राहेड्रल शेप लिए रहेगा, ऐसे HgO3 लिया रहेगा। दिस इज गोइंग टू बी द पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, पोलर तो होगा ही। उसके अलावा इसको भी देख लेते हैं, थर्ड का U, थर्ड में NO2 आया है, इसको U के साथ मैच कराया है। व्हाट इज U? U इज द कलर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर हम लोग देखते हैं कि ब्राउन कलर शो करता है, ब्रोमीन भी ब्राउन दिखाता है और NO2 भी ब्राउन कलर शो करेगा। देन फोर्थ को Q के साथ मैच कराया, फोर्थ हम लोग का ये है SO3 और इसको Q के साथ मैच कराया, दैट Q ऑल प्रोडक्ट आर प्लेनर। हाँ, SO3 प्लेनर होगा, ठीक है, SO3 के केस में प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो यही ऑप्शन हम लोग का इनकरेक्ट होता है, केवल ऑप्शन ए। देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इस केस में मेंशन किया, वही सेम कहानी है, हम लोग को देखना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट कॉम्बिनेशन। फर्स्ट को P के साथ मैच कराया, फर्स्ट इज P दैट इज पैरामैग्नेटिक इन द नेचर, SO2Cl2 है क्या ऐसा, पैरामैग्नेटिक इन द नेचर, नहीं पैरामैग्नेटिक तो नहीं होगा ये,
नेक्स्ट सेकेंड की बात करें, सेकेंड को टी के साथ मैच कराया। व्हाट इज टी? देखो सेकेंड दैट इज XgO3, टी मैच कराया एक्सप्लोसिव। हाँ, जो XgO3 होता है ये एक्सप्लोसिव की तरह यूज किया जाता है। थर्ड का टी के साथ जो मैच है वो करेक्ट है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है इस केस में। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 12 के केस के लिए, ठीक है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड को टी के साथ मैच कराया, सेकेंड जैसी XgO3 और इसके साथ HF मैच कराया, XgO3 जो कि एक्सप्लोसिव है इसके साथ मैच कराया, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड को S के साथ मैच कराया, p-pi बॉन्ड। एक बार आप इसको थिंक करना, थर्ड का S के साथ, NO2 का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो इस केस में तो ये बॉन्डिंग तो है, बट ये बैक बॉन्डिंग की वजह से है क्या? ये देखो आप कंपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक बार जस्ट चेक करना आप ऑप्शन सी के लिए, इज दिस इज करेक्ट और नॉट, बिकॉज करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा हुआ है ना, तो बी आई कैन सी करेक्ट ऑप्शन, बी आई कैन सी। बट एक बार सी भी आप देखना कि सी के केस में करेक्ट होता है कि नहीं, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, ऑप्शन ए ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11, ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 बी इज करेक्ट। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग देखते हैं दैट इज इंटीजर टाइप प्रॉब्लम। इसमें क्वेश्चन 1 देखो, जो है वंडरवाल गैस इक्वेशन पे प्रॉब्लम। क्वेश्चन 1 में क्या बोला है? 5 मोल्स ऑफ इन वंडरवाल गैस ऑक्यूपाई 5 लीटर एट 177 डिग्री सेल्सियस एंड 35.5 atm। The value of B is given, they have 0.1 लीटर, the value of A। यानी कि डायरेक्ट आप इसमें वंडरवाल गैस इक्वेशन यूज करो, AN² इंटू V माइनस NV, ठीक है। सही वैल्यू दिया हुआ है आपको nRT, क्या क्या दिया हुआ है? तो प्रेशर दे हैव गिवन 35.5 atm, 35.5 atm प्रेशर दे हैव गिवन। उसके अलावा क्या क्या मेंशन किया है? कांस्टेंट ए हम लोग को निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे V² 5 लीटर दिया हुआ है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा कुछ कुछ, 5 माइनस NV, तो 5 इंटू 0.1 इज वैल्यू ऑफ V। इसको आप कर लो 5RT, ठीक है, कर लोगे कैलकुलेट। तो यहां से आपको अगर कैलकुलेट करते हो तो ए की वैल्यू आई थिंक 5.5 आएगा। एक बार आप कैलकुलेशन कर लेना, सिंपल कैलकुलेशन है आपको। तो क्वेश्चन 1 के केस में ये 5.5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? सेल रिएक्शन। अगर इसको सेल को लिखा जाए, रिएक्शन को आप देखना, सेल को कैसे लिखा जा सकता है? H2 प्लस A माइनस 2HA। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या? 2HA, इस सम 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, ये ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही मैं HB को लिख सकता हूं H2 प्लस 2B माइनस दैट विल गिव 2HB, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा, ठीक है। अगर नेट सेल रिएक्शन लिखा जाए, ठीक है, नेट सेल रिएक्शन लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है? HB प्लस 2A माइनस 2HB प्लस 2HA माइनस that is equal to 2HA, that is equal to 2HA plus B माइनस, ठीक है, 2B माइनस, ये लिखा जाएगा। ये नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। अब इसके लिए हम लोग जाते हैं कि हम लोग को निकालना है E नॉट सेल फॉर द रिएक्शन, गैल्वेनिक सेल के E नॉट सेल निकालना। देखा जाए कैसे जाएंगे इसमें, सिंपल से कैसे कि आप इसको ले लो 0 पॉइंट, माइनस में आएगा बट मैं पॉजिटिव वैल्यू ही रखता हूं इसको, 0.06 डिवाइड बाई 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है 2 रख देते हैं, लॉग ऑफ क्या लिखा जा सकता है इसको? कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HA स्क्वायर डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HB स्क्वायर, ठीक है, HB स्क्वायर। तो अगर इसको लिखना चाहे तो ये लिखा जा सकता है 0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ, अगर हम लोग H प्लस स्क्वायर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दे, H प्लस स्क्वायर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दे, तो ये आपका आ जाएगा, किसके लिए K मेंशन किया हुआ है? K A HB का स्क्वायर आ जाएगा, K HB का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? K स्क्वायर HA। तो K मतलब HA का K आ जाएगा, K वैल्यू आ जाएगा। अब इसको वैल्यू आप रख लो, 0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ K स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा K स्क्वायर फॉर द HA, K स्क्वायर फॉर HB इक्वल टू 4 इंटू 10 द पावर माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 10 द पावर माइनस 12, और यहां से आ गया आपका दैट वैल्यू क्या दे देगा आपको?
2 इंटू 10 द पावर मीन्स ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 10 द पावर -6 -10 हो जाएगा ना, ठीक है, 10 द पावर -10। अब इसको आप सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व किया जा सकता है, 10 द पावर -10 हो गया। तो एक सॉल्व कर ही लेते हैं, देख लेते हैं। 0.03 log ऑफ 4 इंटू 10 द पावर -2, ठीक है। तो मैं ये हो जाएगा 2 प्लस log 4 और log 2 की वैल्यू दिया है 0.3 यानी 0.6 प्लस 2, 0.6 प्लस 2 ये हो जाएगा। इसको कैलकुलेट किया जाए तो 0.03 log ऑफ, log तो हट गया ना, तो -2 प्लस log 4 यानी कि प्लस 0.6 यानी ये आपको दे देगा 0.03। ऑलरेडी माइनस रहेगा यहाँ पे, तो वो मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 1.7, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.2 वैल्यू आ जाएगा। 4.2 इंटू 10 द पावर -2 आ रहा है, ये आ रहा है। अब हमको क्या करना है कि x ये हो जाएगा, x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4.2, ये रखो, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक। हम पूरे प्रोसेस को मैं बता देता हूं। यहाँ पे जो नेट सेल रिएक्शन है यही कंसीडर करना है, बिकॉज आपको के भी दिया हुआ है, तो के बी की वैल्यू आप यहाँ पे मतलब के वैल्यू दे रखा है दोनों एसिड के लिए, एचबी के लिए भी और एचए के लिए भी। इन वैल्यूज को यहाँ पे यूज करके आप सेल E0 सेल निकाल सकते हो, कैलकुलेट किया जा सकता है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। इन क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग दोनों केस के लिए एक्टिविटी का रेशियो निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा N0, क्योंकि इनिशियली दोनों का सेम रहा होगा, N0 e दी पावर ln2 डिवाइड बाई, इसके लिए इन्होंने मेंशन किया हुआ है जो हाफ लाइफ टाइम है, तो टी हाफ के वैल्यू दे देगा ना, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू ln2 डिवाइड बाई टी हाफ। अब ln2 डिवाइड बाई टी हाफ रखा जाए, टी हाफ कितना है 5755 इंटू इसको मैं बोल देता हूं T1 टाइम, मुझे डेल टी चाहिए ना, तो ये मैं अगर ए के लिए लिखता हूं, ए का जो स्पेसिफिक एक्टिविटी मेंशन किया है 5000 पर काउंट, और बी के केस में हम लोग लिख लेते हैं N0 इंटू ई दी पावर ln2 5775 T2, ये लिख दिया जाए, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, देखो ए और बी का जो रेशियो है आपको N0 ई दी पावर ln2 डिवाइड बाई 5775, ये समझ में आ रही है बात। इसको लिए स्पेसिफिक एक्टिविटी दिया हुआ है, टाइम T1 ये टाइम T2, इसका रेशियो हम लोग को पता है, मेंशन 5:4, N0 ई दी पावर ln2 डिवाइड बाई 5775 T2, ठीक है। N0 कैंसिल हो जाएगा, आप लॉग ले लो इस केस में, या पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। इसको अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो ln2 डिवाइड बाई 5775 दैट इज इक्वल टू T2 माइनस T1 हो जाएगा 5/4। अगर लॉग ले लिया जाए तो ये हो जाएगा ln2 डिवाइड बाई 5775, ये डेल टी निकालना था हम लोग को, तो ये लॉग अगर ले लिया जाए ln5 माइनस ln4, ln5 माइनस ln4 निकाल लो आप इसको वैल्यूज को, ठीक है। ln5 माइनस ln4 की वैल्यू को निकालना पड़ेगा आपको, और क्योंकि यहाँ पे देख लो ऐसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ln2 डेल टी की वैल्यू निकालना है मुझे, डेल टी इक्वल टू 5775 ln5/4 डिवाइड बाई ln2 डिवाइड बाई ln2। इसको अगर कैलकुलेट करना, आप कैलकुलेट करोगे तो नियर बाई वैल्यू ये दे देगा 1650 ईयर्स, ठीक है। ये आपको आ जाएगा, एक बार कैलकुलेट कर लेना इस पोर्शन को, उस कैलकुलेशन में नहीं जाना चाहेंगे, ठीक। तो कैलकुलेट आप करना इसको। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग 2 रेडियल नोड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4, 2 रेडियल नोट यानी कि n-l-1 इक्वल टू 2 और 2 एंगुलर नोट यानी कि l की वैल्यू हो गई 2, तो l की वैल्यू 2 हो जाएगा यानी कि d ऑर्बिटल है। कौन सा d ऑर्बिटल है ये देख लिया जाए, तो यहाँ पे l की वैल्यू रख दो, तो n इक्वल टू अगर मैं रखूं 2 एंगुलर नोट यानी कि l की वैल्यू 2, इसको अगर यहाँ पे रखा जाए तो कितना वैल्यू आ जाएगा, देखो आप n-2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा n इक्वल टू 5। तो जो ऑर्बिटल है हमारा 5d है, ठीक है। तो 5d ऑर्बिटल के केस के लिए क्या बोला है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग
कितने ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जिसकी ये वैल्यूज होंगी। डी के केस में कितने ऑर्बिटल होंगे 5, तो 5 विल बी करेक्ट आंसर। 5 के डी के लिए 5 ऑर्बिटल्स ही होंगे ना, सिंपल सा केस है। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है एटलीस्ट वन प्रोडक्ट फेलिंग टेस्ट भी दे और साथ साथ में ये आपको आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे। 1 बाई 1 ऑप्शन अगर कंसीडर करो, प्रोडक्ट में बनाते जाऊं इस केस में क्योंकि ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बनाना है। तो पहले केस देखो आप, फर्स्ट ऑप्शन में CH3CH दिया हुआ है, नो डाउट ये आपको फेलिंग टेस्ट भी देगा, एल्डिहाइड है, और टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, सॉरी इसमें क्या मेंशन किया हुआ है, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो आइडोफॉर्म टेस्ट दोगा, दोनों टेस्ट इस केस में पॉजिटिव आएंगे। नेक्स्ट जो है इन्होंने मेसिटिलीन का कराया, तो मेसिटिलीन के केस में आप क्या देखोगे कि जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा ये कुछ देखने को मिलेगा, ये C11O ऐसे, इसको ड्रॉ कर लेना, ये फॉर्म करेगा। अब आपको पता है कि इस केस के लिए अगर आप कंसीडर करोगे तो पॉसिबल है, क्योंकि ये हम लोग को चाहिए CH3CO, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन की वजह से ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा, कीटोन की वजह से ये हम लोग को क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो फेलिंग टेस्ट दे देगा, ये भी सही है। थर्ड का केस देखो, तो थर्ड में तो ये एल्डिहाइड लिया गया है ना, देखो आप ध्यान से C11O डाई एल्डिहाइड फॉर्म करके आएगा, तो ये फेलिंग टेस्ट तो देगा बट टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देगा, फेलिंग टेस्ट तो देगा बट टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देगा, इसको नहीं कंसीडर कर सकते हैं। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ के केस में आपको मेंशन किया गया इन्होंने जो भी है इसमें, अगर देखो आप एटलीस्ट जो भी प्रोडक्ट हो वो दोनों टेस्ट दे, तो एक एल्डिहाइड आया हुआ है और एक एसीटोफिनॉन आएगा, एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट तो देगा बट जो आइडोफॉर्म टेस्ट है वो फेल कर जाएगा, और दूसरे साइड में आपको एसीटोफिनॉन फॉर्म करके देगा। एसीटोफिनॉन के केस में क्या होगा, ये फेलिंग टेस्ट तो नहीं देगा बट आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन इसमें बोला है कि जो प्रोडक्ट बन के आए एटलीस्ट वन प्रोडक्ट दोनों टेस्ट देना चाहिए, तो ये फोर्थ तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। उसके अलावा 5 के केस में देखो, तो 5 को इन्होंने डाइबॉल H के साथ एस्टर को ट्रीट किया है, तो अब इसलिए क्या बन के आएगा, हमारा एल्डिहाइड बन के आएगा, ये वाला एसिटाल्डिहाइड। जब हम लोग डाइबॉल H के साथ ट्रीट करेंगे एस्टर को एट -78 डिग्री सेल्सियस, इट इज गोइंग टू गिव एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड है तो ये देख लो एसिटाल्डिहाइड है, तो एसिटाल्डिहाइड आपको फेलिंग टेस्ट भी दे देगा और टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट भी देगा, क्योंकि हम लोग को ऐसे रिएजेंट चाहिए जो कि टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट टेस्ट दोनों दे, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन हो जाएगा, तो 3 विल बी करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप, तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज विच कैन रिएक्ट विद द H2O2 एंड गिव ऑक्सीजन, गिव ऑक्सीजन मींस जो भी है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए जो कि इसको ऑक्सीडाइज कर दे। तो यहाँ पे देखो आप, अगर MnO4 की बात करें, MnO4 माइनस इसको कन्वर्ट कर देगा, अगर देखो आप H2O2 में, तो इसको ऑक्सीजन देगा, 5O2 जनरेट करेगा। अगर रिएक्शन आप देखोगे कि MnO4 माइनस के साथ में, तो इन दैट केस ये O2 जनरेट करेगा, तो ये आपका आंसर हो सकता है MnO4 माइनस। अब एक बार रिएक्शन, डिटेल रिएक्शन देख लेना कैसे रिएक्शन होगा। PBS के साथ अगर ट्रीट किया जाता है, ठीक है, तो PBS ऑक्सीजन के साथ H2O2 के साथ रिएक्ट करके जनरेट करेगा PbSO4। अगर इसको मैं ट्रीट करता हूँ H2O2 के साथ में, ये जनरेट करेगा PbSO4, O2 नहीं जनरेट होगा इस केस में, तो ये नहीं हो सकता, ये जो है ऑक्सीडाइज कर देगा H2O2 को और जनरेट करेगा O2। देन अमोनियम ये दिया हुआ है, हाइड्रोक्सिल अमीन दिया हुआ है, तो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अगर रिएक्शन होता है NH2OH के साथ में इसका पेरोक्साइड का, तो क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे NO फॉर्म कर रहा है और साथ में H2O जनरेट करेगा, ऑक्सीजन नहीं फॉर्म करेगा इस केस में भी। देन फेरिक साइनाइड दिया हुआ है, फेरिक साइनाइड के केस में फेरस में कन्वर्ट हो सकता है बेसिक मीडियम में और उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो अगर मैं फेरिक साइनाइड लेता हूं तो इसको अगर H2O2 के साथ ट्रीट किया जाए तो इसको ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन दे देगा। सिमिलरली बात करें SO3 को, तो SO3 के केस में क्या देखने को मिलेगा कि ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, जो H2O2 है इसको ऑक्सीडाइज करके सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, तो ये O2 वहां से भी हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। अगर SO3 की बात करें तो यहां से भी आपको, यहां से भी अगर O2 जनरेट करना है तो नहीं होगा, बिकॉज सल्फेट जनरेट हो रहा है। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये करेक्ट है, ये भी ऑप्शन नहीं है, MnO4 चाहिए। उसके अलावा देख लो लास्ट HOCl, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और H2O2 के साथ जब रिएक्ट करेगा ये जनरेट करेगा O2 प्लस HCl, ये जनरेट कर देगा O2 प्लस HCl। तो कौन कौन सा जो है सही है हम लोग का, MnO4 के साथ तो रिएक्शन आपने देखा होगा, तो 1 2, इसके साथ ये क्या होगा, फेरस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फेरस में, तो फेरस में कन्वर्ट होगा तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और O2 जनरेट कर देगा। HOCl के साथ रिएक्ट करके H2O2 भी ऑक्सीजन जनरेट कर देगा। तो ये 3 आई थिंक 3 केसेस है जहां पे हम लोग जो है देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जनरेट हो रहा है, तो 3 विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।